नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन यानी अंग्रेजी में अगर बोले तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब बेटा प्रजनन जो है वो सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन है ना। प्रजनन या रिप्रोडक्शन जो है वो जीवित वस्तुओं में या सजीवों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या प्रमुख लक्षण माना जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो जीवों के इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब जंतुओं में जनन प्रमुख दो विधियां हैं। जंतुओं में जनन की प्रमुख दो विधियां हैं। वे कौन कौन से हैं? एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। और दूसरा है लैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक है। यानी कि अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो है वो क्या है? जंतुओं में बिना जनन अंग के बिना बिना जनन अंक के बिना जनन अंक के प्रजनन की विधि। प्रजनन की विधि को ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना जनन के, बिना जनन अंक के, ठीक है, बिना जनन अंक के प्रजनन की विधि को ही हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इनके उदाहरण की हम अगर बात करें तो इनके उदाहरण है मुकुलन। मुकुलन, द्विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन आदि। बहुखंडन आदि ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं, इनके उदाहरण हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन क्या होता है? अब बेटा आपको पता है कि हाइड्रा, सबने देखा होगा हाइड्रा। अभी एक चित्र के माध्यम से हम इसको आपको समझा देते हैं। हाइड्रा जो एक सूक्ष्म जीव है, इनके शरीर में अगर आपने देखा होगा तो इनके शरीर में एक या एक से अधिक उभार, यह है हाइड्रा का चित्र, ये देख रहे हो आप। तैसे उभार, एक या एक से अधिक उभार दिखाई देते हैं। इसको हम कहते हैं मुकुल या अंग्रेजी में बड कहते हैं। यह परिपक्व होने पर जनक हाइड्रा जो है इससे अलग हो जाता है। ये जो बड है ये परिपक्व होने पर, जैसे एक मुकुलन होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये परिपक्व होने पर देख रहे हो आप यहाँ पर सेकंड पिक्चर में, यहाँ पर परिपक्व हो रहा है। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो जनक हाइड्रा से, ये जनक हाइड्रा है, इससे ये अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा का रूप ये ले लेता है। इस प्रकार अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को
जिसमें मुकुलन होता है और वो मुकुलन परिपक्व होकर फिर एक अलग जो है अलग हाइड्रा बन जाता है, उसी को हम मुकुलन कहते हैं, उसी को हम मुकुलन कहते हैं। ये बात समझ में है? या बडिंग कहते हैं, हाइड्रा में बडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा की। किसकी? अमीबा की बात करते हैं। और आपको पता है कि जो अमीबा है वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जंतु है ना? अमीबा भी एक प्रकार का सूक्ष्म जंतु है। इसके कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक केंद्रक होता है। केंद्रक परिपक्व होने पर दो भागों में बांटने लगता है। ये देख सकते हो, दो भागों में ये बंट गया, जिससे प्रजनन की क्रिया आरंभ हो जाती है। अंत में अभी अमीबा का जो शरीर है वो दो भागों में बंट जाता है। कितने भागों में बंट जाता है? आप देख सकते हो चित्र में, दो भागों में बंट जाता है। और प्रत्येक भाग में विभाजित केंद्र मौजूद रहते हैं। ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये विभाजित हो जाते हैं, और केंद्रक भी जो है विभाजित होकर दोनों में, प्रत्येक भाग में केंद्रक जो है मौजूद होता है। इस प्रकार एक ही जनक अमीबा से क्या होता है? दो अमीबा जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही जनक अमीबा से दो संतति उत्पन्न करते हैं। परिपक्व शरीर के दोनों भागों में बांटकर अमीबा अपने अस्तित्व खो देता है। तो प्रत्येक भाग विकसित होकर पुनः क्या करते हैं? दो भागों में बंट जाते हैं। इस प्रकार अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं? जिसमें कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विखंडन कहते हैं। और इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है, ठीक है, प्लाज्मोडियम, इसके जन्म में भी कैसा होता है? इसका जनन भी कैसा होता है? ये देखो, ये प्लाज्मोडियम है, ये देखो अनेक बहु विभाजन करता है ये, ठीक है, यानी कि एक ही जो है सेल बहुत सारे सेलों को जन्म देता है, यानी कि बहुजनन विभाजन द्वारा होता है। और इसी को क्या कहते हैं? बहुविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविभाजन। और ये किसमें पाए जाते हैं? ज्यादातर जो परजीवी है, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम है, उसमें हम देख सकते हैं। तो ये बात सबको क्लियर हो गई। तो हमने अभी बात की किसकी? अलैंगिक जनन की बात की, जिसमें हमने कहा कि बिना जनन अंग के प्रजनन की विधि को ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनके उदाहरण हमने देखे, मुकुलन, द्विखंडन और बहुखंडन। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। अब जैसे अलैंगिक जनन के बारे में हमने बात किया, जिसमें कि जननांग नहीं होते, जिस जनन में जननांग की मौजूदगी नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन कैसे होते हैं? लैंगिक जनन के लिए नर तथा मादा जननांगों का होना अनिवार्य है। किसकी अनिवार्यता है इसमें? नर जननांग, नर जननांग तथा मादा जननांग का होना बहुत ही अनिवार्य है। नर और मादा दोनों जननांगों का होना अनिवार्य है। अधिकांश जंतु जैसे मेंढक, गाय, बकरी, मनुष्य आदि में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। अबे एक लिंगी जंतु कौन से होते हैं? एक लिंगी जंतु कौन से होते हैं? जिसमें
नर और मादा, नर और मादा, जिसमें नर और मादा जनन अंक है ना, जनन अंक, जनन अंक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जनन अंक, जनन अंक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी जंतु कहते हैं। अब कुछ ऐसी जंतुएं होते हैं जैसे कि केचुआ है, जोंक है, इन सब में क्या होता है, नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी जंतु। तो द्विलिंगी जंतु क्या है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, द्विलिंगी, द्विलिंगी जंतु यानी द्विलिंगी यानी जिसमें नर व माता जननांग, नर और मादा, मादा जनन अंग एक ही जंतु में होते हैं। जनन अंग एक ही जंतु में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जंतु कहते हैं। और जो अलग अलग होते हैं उनको हम एक लिंगी जंतु कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब नर जननांग में नर युग्म तथा मादा जननांग में मादा युग्म बनते हैं। तो हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हम बात करेंगे जो नर जननांग है, नर जननांग में नर युग्म, नर युग्म होते हैं तथा मादा जननांग में, मादा जननांग में क्या बनते हैं, मादा युग्म बनते हैं, मादा युग्म बनते हैं। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप नर एवं मादा युग्म संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा मैंने अभी आपसे, निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया में क्या होता है, ये जो नर युग्म है और मादा युग्म है ये क्या हो जाते हैं, यह क्या होते हैं, नर और मादा युग्म संलयन करके किसका निर्माण करते हैं, ये किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा, निषेचन क्रिया द्वारा। यही युग्मनज वृद्धि एवं विकास करके नए जीव का निर्माण करते हैं। यही फिर नए किसका निर्माण करते हैं, नए जीव का निर्माण करते हैं। तो एक नया जीव की उत्पत्ति होती है। अब हम बात करेंगे मानव के जननांग एवं निषेचन के बारे में, मानव के जननांग एवं निषेचन के बारे में। सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से आपको जरा दिखा देते हैं। ये है मानव जननांग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इस चित्र को जरा अच्छी तरह से देखेंगे। ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, मानव की बात कर रहे हैं। चित्र को ध्यान से देखिए, ये नर जननांग है और ये मादा जननांग है। अब पुरुष के उदर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा वृक्षण होता है। आप देख रहे हो ये दोनों वृक्षण है जो नर युग्म अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। किसका उत्पन्न करते हैं, ये
शुक्राणु का उत्पन्न करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नर जननांग के बारे में। नर जननांग के बारे में, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें हमने बात किया कि उधर के नीचे, पुरुषों के उधर के नीचे अंडे के आकार का एक जोड़ा वृक्षण होता है। एक जोड़ा वृक्षण आप चित्र में देख सकते हो, एक जोड़ा वृक्षण जो नर्म युग्मज अथवा किसका उत्पादन करते हैं? शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका होती है। ये आप देख सकते हो, इससे जुड़ी हुई एक जोड़ी शुक्र नलिका, एक जोड़ी शुक्र नलिका। शुक्र नलिका होती है, जिससे कि शुक्राणु क्या करते हैं? गति करते हैं। ये गति करते हुए शिशिन से बाहर निकलते हैं। ये आप देख रहे हो, यहां से इस तरह से गति करते हुए शिशिन से बाहर निकलते। ये है शिशिन। शिशिन यस। शुक्राणु लाखों की संख्या में एक साथ निकलते हैं। ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना होती है। तो जो शुक्राणु होती है वो कैसे होती है? शुक्राणु सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सूक्ष्म तथा एक कोशिक होते हैं। एक कोशिक, ऐसी इसकी संरचना होती है। अब हम स्त्रियों की बात कर लेते हैं। स्त्रियों में क्या होता है कि उनके नाभि के नीचे, स्त्रियों के नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं। इन अंकों में एक जोड़ा अंडाशय आप देख सकते हो, एक जोड़ा अंडाशय। स्त्रियों में एक जोड़ा अंडाशय होता है। और क्या क्या होता है? एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय होता है। ये देख रहे हो आप, ये गर्भाशय है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये दोनों अंडाशय जो देख रहे हो, इसमें क्या होता है? किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण। और अंडाणु भी जिस प्रकार से हमने कहा कि शुक्राणु की बात की, उसी प्रकार अंडाणु भी एक कोशिक संरचना होती है। अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित करता है, यहां पर इस जगह पर। ठीक है, संलयन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद ये गति करते हुए किसकी तरफ बढ़ता है? यहाँ गर्भाशय है, गर्भाशय में आकर रोपित हो जाता है। यहाँ आकर रोपित हो जाता है। निषेचित अंडाणु को ही हम युग्मनज कहते हैं। निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंतर होता है। इस ऐसे निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके, तो एक बार देख लेते हैं। हमने अभी बात की नर जननांग के बारे में, हम बात कर रहे थे। तो एक जोड़ा वृक्षण होता है नर जननांग में, है ना। अंडे के आकार का एक जोड़ा वृक्षण होता है जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, है ना। और इससे जुड़ी हुई क्या होती है? शुक्र नलिका होती है, जिससे कि शुक्राणु गति करता हुआ शिशिन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और शुक्राणु की बात हमने की, ये लाखों की संख्या में होती है। लाखों की संख्या में होती है। और ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये सूक्ष्म तथा एक कोशिक संरचना इनकी होती है।
हमने बात की, फिर उसके बाद मादा जननांग के बारे में भी बात की है ना। अब मादा जननांग के बारे में हमने क्या क्या कहा। मादा जननांग, मादा जननांग के बारे में हमने कहा कि स्त्रियों के नाभि के नीचे शरीर के अंदर मादा जनन अंग स्थित होते हैं। इन अंगों में क्या होता है, एक जोड़ा, एक जोड़ा क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय होता है। एक जोड़ा अंडाशय होता है। फिर दूसरा, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडवाहिनी तथा एक गर्भाशय, एक गर्भाशय होता है। ठीक है। और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और अंडाणु कैसे क्या होते हैं, अंडाणु भी कैसे होते हैं, एक कोशिक इनकी संरचना होती है। कैसे, एक कोशिक, एक कोशिक संरचना होती है अंडाणु की। अब अंडवाहिनी में शुक्राणु आकर अंडाणु से संलयित होता है, और संलयन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है कि वो गति करता हुआ गर्भाशय के में आकर रोपित हो जाता है। और निषेचित अंडाणु को हम, निषेचित अंडाणु को हम क्या कहते हैं, निषेचित अंडाणु को हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज या जाइगोट, अंग्रेजी में जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जाइगोट कहते हैं। और अब क्या होता है, जो हमने बात की अभी किसकी, मादा जननांग के बारे में बात की और पुरुष जननांग के भी बारे में बात की है ना। अब मनुष्य एवं अन्य जंतुओं में, जैसे मैंने कहा गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। लेकिन ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं, ऐसे निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। तो निषेचन भी जो है दो प्रकार के होते हैं। निषेचन, निषेचन दो प्रकार के होते हैं। निषेचन या फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा है, दूसरा क्या कहा आपको मैंने, दूसरा है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। ठीक है। आंतरिक यानी कुछ जंतुओं में, जैसे गाय में, बकरी, भैंस, मनुष्य आदि में क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर ही क्या हो जाता है, निषेचन होता है। इसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं, उन जीवों में क्या होता है, जैसे कि मछली है, मेंढक है, ऐसे में शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को जल में विसर्जित कर देते हैं ये लोग। और जल में शुक्राणु अंडाणुओं से मिलते हैं, तो ये बाहर मिलते हैं, अंदर नहीं मिलते। तो इसीलिए ऐसे जो निषेचन होता है, जो शरीर के बाहर होता है, उसको हम बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल, अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो ये बात क्लियर हो गई सबको।
अब हम अगले क्लास में भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का परिवर्तन पढ़ेंगे और जरायुग एवं अंडयुग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।